ध्यान दीजिए। ठीक है, आज डेट कितनी है? 29 जनवरी 2024। ठीक है, अर्थात संविधान दिवस है। आज हम, ठीक है, देखिएगा, आज हम बात करते हैं विशेष रूप से परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा जो प्रमुख रूप से अपनाए गए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्थात एसडीजी, ठीक है, यानी सतत विकास लक्ष्य, इन पर हम बात करेंगे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा डेवलप किए गए हैं। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार से हम आप सभी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें अपने घर के लिए क्या क्या करना है, कब क्या करना है, कब घर बनवाना है, कब जमीन खरीदना है, ये सब चीजों का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उनमें से कुछ अचीव कर पाते हैं, कुछ नहीं अचीव कर पाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई भी देश हो या कोई भी राज्य हो या फिर विश्व हो, सभी हमें इस समय तक कौन कौन से लक्ष्य अचीव करने हैं, इनके सबके लिए टारगेट निर्धारित किया जाता है, जिन्हें हम गोल कहते हैं। और ये ऐसा इस प्रकार से काम करते हुए इनको अचीव करना है कि किसी का नुकसान भी ना होने पाए, अर्थात किसी के हितों का हनन न होने पाए, सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए ये सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसे हम सतत विकास लक्ष्य के नाम से जानते हैं। सतत विकास का मतलब ये होता है किसी के हितों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने हितों का जो है समावेशी विकास करना ही सतत विकास लक्ष्य कहलाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं सतत विकास लक्ष्य एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके द्वारा 2015 से लेकर 2030 के बीच का एक समय लिया गया है, जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में कुछ अहम काम करने के लिए अर्थात अहम मुद्दों पर काम करने के लिए ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें उन सभी कामों को अचीव करना है। उनमें से कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर के 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कितने? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनके अंतर्गत उप लक्ष्य 169 हो जाते हैं। कितने? तो इम्पोर्टेंट है आपकी वनडे परीक्षाओं के लिए कि कुल मिलाकर के एसडीजी कितने निर्धारित किए गए हैं, हो जाएगा 17। ठीक है, और उप कितने हैं? उप लक्ष्य हो जाएगा 169 यानी 13 का वर्ग। समझ जाइएगा, इन बातों को विशेष रूप से वनडे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पुलिस आदि सब के लिए आपसे बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम समझते हैं, ज्यादा टाइम नहीं बता दें। एसडीजी समझ गए होंगे एसडीजी क्या होता है। ठीक, तो जितने भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ जो लक्ष्य बनाता है वही लक्ष्य सभी देश बनाते हैं, क्योंकि सभी देशों से कहा जाता है और सभी देश अपने अपने यहाँ आकर के नियम और कानून बनाते हैं और उन लक्ष्यों को अचीव किया जाता है। ठीक है, आइए समझते हैं भारत के संबंध में क्या है। जो भारत के संबंध है वो विश्व के संबंध में भी है, आप जानिएगा। ठीक है, देखिए एसडीजी 1, ठीक है, अर्थात इसके अंदर पहला पॉइंट क्या रखा गया है, तो ध्यान रखना होगा पूर्णतः गरीबी उन्मूलन। क्या? यानी कि पूरी दुनिया से पूर्ण रूप से गरीबी को समाप्त करना, ये पहला लक्ष्य है। आपसे सीधे सवाल आए कि बताइए एसडीजी फर्स्ट में क्या बात की गई है, आंसर हो जाएगा गरीबी उन्मूलन, यानी प्रदेश से गरीबी को समाप्त करना। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे आप जानते हैं विश्व में अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो कि अति गरीब क्षेत्रों में आते हैं। आप समझ सकते हैं जहाँ पर गरीबी होती है वहीं पर यानी निर्धनता के कारण वहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं हो पाती हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होती हैं तो वहीं पर अन्य सभी प्रकार की बीमारियां आदि पैदा होती हैं और इस प्रकार से वहाँ पर मृत्यु दर में अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार से हर चीज का मुख्य काम क्या है? इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था। समझ सकते हैं, तो वही है कि गरीबी निवारण के लिए कैसे हम गरीबी को समाप्त किया जा सकता है, इसके लिए अलग अलग लक्ष्य बनाए गए हैं। तो उसी तरह से हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो भारत में भी अभी जो गरीबी निवास करती है, यह गरीबी को कैसे समाप्त किया जा सकता है, मलिन बस्तियों को कैसे समाप्त किया जा सकता है, यहाँ पर अन्य विशेष प्रकार से वो सभी काम करना है जिनसे गरीबी समाप्त हो सके। आपसे प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख नारा था गरीबी उन्मूलन, इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, पेपर से बहुत इंपॉर्टेंट है और इंदिरा गांधी ने इसमें कहा था गरीबी हटाओ का नारा दिया था। वो जो है
पंचवर्षीय योजना चौथी है या पांचवी, आप जरूर बताइएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहली एसडीजी की बात समझ में आई होगी कि गरीबी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन सभी मापदंडों को तय करना है जिससे गरीबी का निवारण हो सके। ठीक है, अगला देखिए इंपॉर्टेंट है एसडीजी सेकेंड। इसके अंतर्गत क्या है, शून्य भूखमरी। अब ये बताइए, अगर गरीबी समाप्त हो जाएगी तो सबके पास पैसे हो जाएंगे, और पैसे हो जाएंगे तो सभी व्यक्ति अपने अपने लिए क्या भोजन की तलाश नहीं कर पाएंगे, क्या भोजन की तलाश कर ले जाएंगे, तो देश से अपने आप जो है पूरी तरह से भूखमरी समाप्त हो जाएगी। समझ जाइएगा, यही विश्व में भी है और यही भारत में भी है, अच्छा देश में भी है। क्योंकि आप सोचिए, आपके पास पैसे नहीं है तो आपको भोजन प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, एक दिन मांग करके खा लोगे, 2 दिन मांग कर खा लो, कब तक खा लोगे? लेकिन आपके पास पैसे हैं, आप जो है भोजन जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और किसी भी इंसान की मुख्य प्राथमिकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। ये मुख्य विचारधाराएं होती हैं, जरूर जरूर इनपे ध्यान दीजिएगा। इन्हीं के लिए समस्त व्यक्ति परेशान होता है। बात सही है? ठीक है, तो देखिएगा पहले में क्या है, गरीबी उन्मूलन। दूसरे में क्या है, शून्य भुखमरी, क्योंकि जब गरीबी समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसके अंतर्गत खाद्य सुरक्षा व बेहतर पोषण, यानी खाद्य सुरक्षा, खाद्य का मतलब खाने पीने के लिए, ठीक है, और बेहतर पोषण यानी अच्छा भोजन। समझ पाएंगे, खाद्य सुरक्षा और अच्छा भोजन ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जैसे समझिए हर व्यक्ति के पास पैसा हो जाए और कोई खेती ना करे, तो आप बताइए कैसे जो भूखमरी समाप्त हो सकती है? दैट्स इम्पॉसिबल। तो इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार से कृषि क्रांतियां की जाती हैं, जैसे हरित क्रांति, यहीं से पूरी तरह से कृषि क्रांतियां यहीं से संबद्ध हो जाती है, ध्यान रखिएगा। जैसे हरित क्रांति, हरित क्रांति आप जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया? ठीक है, तो इसका जो है आप जानते हैं 1960 के और 70 के दशक में चलाया गया, जिनमें से हरित क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? नॉर्मन ई बोरलान। ठीक है, इनका जन्म स्थान अमेरिका है और ये कर्म स्थली मैक्सिको है। उसी समय समझ जाइएगा लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में काम किया गया और देश में एक निकल के आए जो है तमिलनाडु के रहने वाले, इनका नाम है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जो भी हाल ही में देहांत हुआ है, आपसे पूछा जाए भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन का कहा जाता है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर पड़ता है? आंसर हो जाएगा आपका गेहूं पर पड़ता है, विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब यही से आपसे पूछा जाए पीली क्रांति का संबंध किससे है, दलहन क्रांति का संबंध किससे है, भूरी क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, आप समझ सकते हैं गोल्डन क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, और यहीं से रजत क्रांति का संबंध किससे है, गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? इन सभी चीजों को आप एक बार रिकॉल कर लेंगे, नहीं बोलेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इन्हें समस्त प्रकार की क्रांतियां यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, गोल्डन क्रांति जरूर देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हरा सोना किसे कहते हैं, और जो है इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक, अगला है एसडीजी 3। ध्यान रखना, पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा भूखमरी समापन। आपसे सवाल है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से सवाल इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप इसे जरूर से जरूर ध्यान दे लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वनडे परीक्षाओं के लिए। बात समझ में आई? ध्यान से देखिएगा। और पहला क्या है, फर्स्ट वाले में गरीबी निवारण, दूसरे में शून्य भूखमरी। भूखमरी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है एसडीजी। एसडीजी इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है? अच्छा स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कल्याणकारी खुशहाली जीवन। महत्वपूर्ण रूप से अगर गरीबी समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी समाप्त हो जाएगी, जब भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य ऐसे ही अच्छा हो जाएगा। बात समझ में? जैसे कहा गया है कि प्रति व्यक्ति को जो है मानक के अनुसार दाल कितना खाना चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जिससे देश में प्रोटीन की कमी नहीं हो पाएगी लोगों में। अब जब देश में लोगों में प्रोटीन की कमी नहीं हो पाएगी, लिखा है पोषण। पोषण का मतलब क्या होता है? हमने बढ़िया से आपको साइंस में सिखाया है। आपके पास अगर प्रोटीन की अधिकता है, मतलब अच्छी है, तो आपके पास टेढ़ापन नहीं आएगा। ठीक है, जो पेट निकल आते हैं छोटे छोटे बच्चों के, वो नहीं हो पाएंगे। जो लकवा मार जाता है, जो है
पैर पतला होता है, हाथ पतला होता है, सूखा रोग होता है, साइंस यहीं से तो समाविष्ट हो जाती है। ये सब चीजें नहीं होंगी, इसे कहते हैं पोषण। समझ में बात? तो ध्यान रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा दलहन का उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। और उपभोग करने वाला देश कौन है? भारत है। और दुनिया का सबसे ज्यादा दलहन आयातक देश कौन है? वो भी भारत है। कहाँ से मंगाते हैं? ज्यादातर मोजाम्बिक से मंगाते हैं। ध्यान रखिएगा, भारत का दलहन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। और ऐसे अरहर में पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो गरीबी खत्म, तो भूखमरी खत्म, भूखमरी खत्म तो हमारा स्वास्थ्य ऐसे भी अच्छा हो जाएगा। और हमारा जब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो जीवन कल्याणकारी होगा। एक दूसरे से कनेक्ट करते चलिएगा, बात समझ में आई? लग जाएगा? याद रहेगा? अगला तीसरे में क्या क्या है? जीवन प्रत्याशा में सुधार। जैसे अच्छा स्वास्थ्य में क्या होगा? जीवन प्रत्याशा में सुधार। जैसे आप कमजोर हैं, ठीक है, खाते पीते नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप समस्या से ग्रसित हो जाएंगे, बीमारी हो जाएगी, मर के चले जाओगे, ठीक है? तो वैसे ही होता है। और जब आप सब कुछ अच्छे रहेंगे तो आपके जीवन में सुधार होगा, जीने में समय अधिक रहेगा। अर्थात कहने का मतलब ज्यादा उम्र आपकी होगी। दुनिया में जापान एक ऐसा देश है जहाँ का जीवन प्रत्याशा गुणांक सर्वाधिक है, ठीक है? भारत का कितना है आप बताइएगा? मातृ मृत्यु दर में कमी, ये सवाल क्या है आप जानते हैं? भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 42 ये कहता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको प्रसव के समय उनको कुछ सहायता राशि दी जाती है या अन्य सभी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। इसे प्रसूति सहायता के नाम से जानते हैं। ये क्यों दिया जाता है? क्योंकि भारत की जो महिलाएं होती हैं वो काम अधिक करती हैं, काम अधिक करती एनर्जी की कमी होती है। और उनमें से जब आप जब जब उनमें से बाद में जब बच्चे को जन्म देती हैं तो ऐसे भी जानते हैं भारत के लोगों के लिए अधिकतम रूप से देखा जाए तो महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। और वहां से खून की कमी और हो जाती है। इस प्रकार से जो बच्चा होता है महिलाएं होती हैं दोनों जो है पूरी तरह से नहीं, लेकिन अधिकांशतः देखा गया है कि मृत्यु के आगोश में डूब जाती हैं। आप समझ जाती हैं, जिसको बचाने के लिए भारत में और पूरे विश्व में अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। और आज इस मृत्यु दर को हम काफी हद तक कंट्रोल करने में सफलता पाए हैं। बात समझ पा रहे हैं ना? इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। अगला है दुर्घटना से मौत। दुर्घटना से मौत क्या था? अभी कुछ समय पहले देखा जाए पूरी दुनिया में, भारत में भी देखा जाए तो अधिकांश रूप से कोई जो है दुर्घटना हो गई, और दुर्घटना हो गई तो बताइए वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके अंतर्गत वो मर ही जाता था। लेकिन आप समझ सकते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को सुलभ करते हुए, जैसे एम्बुलेंस व्यवस्था तुरंत पहुंच जाती है, ये तुरंत उठा करके ले फेंक देती है, ले जाकर के हॉस्पिटल में। और आप समझ जाइएगा, अक्सर इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन, आपसे पूछा जाए गोल्डन हावर क्या होता है, तो किसी भी जो दुर्घटना से ग्रसित जो व्यक्ति है उसको 1 घंटे के अंदर प्राथमिक उपचार के तहत आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाए तो वही जो समय है उसे गोल्डन हावर कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो दुर्घटना से मौत इनको कम करना। तंबाकू, जो तंबाकू का सेवन है, जैसे आप जानते हैं पेपर में पूछ लिया जाता है कि तंबाकू और जो पुड़िया होते हैं इनमें सब में जो कैंसर का सिंबल बनाया जाता है कितना होता है, तो उसमें कंपनी के लिए जो है निर्देश होते हैं कि 60% पर आपको इसे एडवर्टाइजमेंट देना ही है, जिससे जनता जागरूक हो सके। जनता इतनी ज्यादा जागरूक होती है और ज्यादा सेवन करती है, आप जानते होंगे, ठीक है? तो तंबाकू यही से इंपॉर्टेंट है, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू ज्यादा मजदूर खाते हैं तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। तंबाकू उत्पादन दुनिया में अग्रणी देश है चाइना, और भारत दुनिया का दूसरा प्रोड्यूसर देश है। समझ जाइएगा, तंबाकू खाने में अग्रणी देश है चाइना, दूसरा इंडिया है। भारत में तंबाकू उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है आप बताइएगा, ठीक है? अगला आत्महत्या। आत्महत्या क्या है? आत्महत्या का मतलब भारत के जो है लोग हैं, दुनिया के जो लोग हैं सुसाइड कर लेते हैं। किसी प्रकार से कोई समस्या हुई, किसी ने किसी को जो है धोखा दिया या पढ़ाई करने में समस्या हो गई तो क्या करते हैं? पेपर में पास नहीं हो गए, पंखा में लटक करके निपट गए, ठीक है? तो ये सभी
चीजें जो हैं इन सब पर नकेल कसना अर्थात इन पर प्रतिबंध लगाना। जैसे आपने भी देखा होगा कि 16 वर्ष तक के जो बालक और बालिकाएं हैं इनको कोचिंग जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में रिसर्च के अनुसार देखा गया कि राजस्थान में ऐसे लोग हैं क्योंकि IIT आदि की तैयारी करने वाले जो लोग होते हैं, छोटे छोटे बचपना होता है, जा करके पास नहीं होते हैं, लटक जाते हैं क्योंकि इतनी सारी फीसें लगती हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगाया गया है। अर्थात कैसे आत्महत्या को कम किया जाए इन सब के लिए जो पूरी तरह से प्रयास किए जाएंगे। कहाँ पर? समझ जाइएगा SDG 3 के अंतर्गत। तो ध्यान रखिएगा, पहले में गरीबी निवारण, दूसरे में भुखमरी, तीसरे में अच्छा स्वास्थ्य एवं खुशहाल जीवन। समझ जाइएगा। और भी बहुत सारे काम हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। अगला है SDG 4। SDG 4 में क्या है, जो हम दिवस बता रहे हैं बीच बीच में पॉइंट बताएं, जरूर ध्यान दीजिएगा, पेपर ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, ये क्या है समझ लीजिए, यही आते हैं। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है आप बताइएगा। ठीक है, और शायद प्रश्न और उत्तर दोनों मैंने बता दिया उसी समय। चौथा है, चौथा में कहा गया है समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। क्या? समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अब समझिए, अगर आप खुशहाल रहेंगे तभी तो पढ़ाई कर पाएंगे ना, ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे कर पाते हैं क्या? मुझे नहीं लगता कर पाते होंगे। ठीक है, जब आप खुशहाल रहेंगे, आप ऐसे तनाव में क्या पढ़ाई कर सकते हैं क्या? आप समझ सकते हैं कि आपको किसी ने 2-4 थप्पड़ मार दिया, उसके लिए आप सोच रहे हैं कि किसी अन्य कारण से आप सोच ही रहे हैं कि आप पढ़ाई कर पाएंगे। दैट्स इम्पॉसिबल। जब आप खुशहाल रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। ध्यान रहे, पहले में गरीबी उन्मूलन, दूसरे में भूख खत्म करना है और तीसरे में खुशहाल जीवन जीना है। जब खुशहाल जीवन जीरोगे तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होगी। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाए रखने के लिए जो जो कार्य करना होगा उन्हें किए जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या है महत्वपूर्ण काम देखिए। जैसे पहले था, लोगों के यहाँ पर बिजली यानी उजाला नहीं रहता, तो क्या रात में पढ़ाई कर पाते हैं क्या? नहीं। ठीक, समस्या होगी। लेकिन आज कोशिश ये है कि अधिकांश रूप से हर जगह तक बिजली की पहुंच, हर जगह तक बिजली की पहुंच। जिसके लिए कैसे आप समझिए, पहले 10 घर में रोशन करना रहता था, एक पावर हाउस से काम चल जाता था। आज 1000 है, कई पावर हाउस की आवश्यकता पड़ेगी, तो अलग अलग पावर प्लांट लगाए जाते हैं। आज इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप बताइएगा भारत में कुल मिलाकर के विशेष रूप से कितने परमाणु विद्युत गृह हैं? ठीक है, और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के कितने जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं और कितने ताप विद्युत गृह हैं अर्थात NTPC हैं? आप जरूर बताइएगा इस सवाल को। ठीक है, यह हो जाएगा बिजली और पानी की सुलभता। सोचिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पानी पीने के लिए 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, आपको कैसा प्रतीत होगा? आप खुद ही सोच लीजिए। अर्थात पानी की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता और शौचालय की व्यवस्था। सोच लीजिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपको टॉयलेट जाना है, 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, आपकी क्या हालत होगी? खुद ही सोच लीजिए। ठीक है, अर्थात इन सब चीजों की व्यवस्था करना। जैसे स्कूलों में स्कूल घर हर जगह जहां जहां पर स्टडी प्लेस है, हर जगह पर ये प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। आप इस बात को समझते होंगे। और भी बहुत सारे प्रयास हैं। ये गुणवत्ता कहाँ है? ये SDG 4 के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कुछ और भी शामिल है। जैसे आज के समय में हम ऑनलाइन दुनिया में देखा जाए, इंटरनेट एक अहम योगदान रखता है। ठीक है, तो ये हो गए SDG 4। समझ जाइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला गरीबी उन्मूलन, दूसरा भूख समाप्ति, तीसरा खुशहाल जीवन और चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। बात समझ में आई इतनी? अगला SDG 5। SDG 5 में लैंगिक समानता को दर्शाना है। क्यों? अब देखिए, लैंगिक समानता जिसमें नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे अक्सर हम कुछ समय पहले अगर जाएं तो वहां पर देखा जाता था कि जो महिलाएं होती थी इनको क्या भगवान का उपहार नहीं बल्कि अभिशाप माना जाता था। जिनके यहाँ पर लड़की पैदा हो जाती अक्सर हम कहते थे, हम नहीं कहते थे, ठीक है, मतलब कहते थे कि ये गलत हुआ है, भगवान ने गलत किया है ना। तो इन सब चीजों को दूर हटाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और भी बहुत सारी चीजें हैं। आज जगह जगह पर यानी समानताएं दिखाई देती हैं। ये कब होता है? ये एजुकेशन ने सुधारा। तो जानते हैं एजुकेशन सिस्टम क्या करता है? राइट टू इक्वलिटी लाता है। क्या? इक्वलिटी लाता है। और जो अंधविश्वास है वो इक्वलिटी नहीं, वो जिहाद की ओर ले जाता है। आप समझ जाएंगे, अर्थात कट्टरता की ओर ले जाता है कि नहीं, महिलाओं को ये करने का अधिकार नहीं, वो करने का अधिकार नहीं है। जैसे हमने उत्तर वैदिक काल में देखा था। अर्थात हमारा समाज आज सामाजिक दृष्टि से ऋग वैदिक काल की ओर बढ़ रहा है। आप समझ जाइएगा। ठीक है, समझिएगा इस बात को। अगला है, तो ध्यान दीजिएगा, गुणवत्ता यानी शिक्षा होगी तो लैंगिक समानता आएगी। आपसे प्रश्न है, राइट टू इक्वलिटी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है?
ठीक है। और किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर विविधीकरण नहीं किया जाएगा, इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आप जरूर बताइएगा। ठीक है। और राइट टू इक्वलिटी हमने किस देश के संविधान से ग्रहण किया है? ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई है, जरूर बताइएगा। अगला, और दो, रिपब्लिक डे पर मुख्य अतिथि कौन रहे, जरूर बताइएगा। ठीक है। अगला, और इमैनुअल मैक्रॉन किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ये 5 एसडीजी हो गए। छठवां एसडीजी में है स्वच्छ पानी व स्वच्छता। स्वच्छ पानी मतलब आप समझ सकते हैं बेहतर पानी प्राप्त करना, और स्वच्छता यानी शौचालय आदि की बेहतर व्यवस्था करना, और भी स्वच्छता के लिए बहुत सारे कारक हो सकते हैं और जानते भी होंगे। ठीक है। एक सवाल यहाँ से है, बताइएगा, जो पानी है, पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन गैस है। लेकिन ध्यान देना, जो पानी है, पानी को और बेहतर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पानी, जैसे आप आरओ वाला पानी देखते होंगे, इस पानी से ओजोन गैस जो है गुजारी जाती है। ओजोन गैस का काम होता है जल में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको निपटा देने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, ओजोन जो है क्या कहते हैं, आरओ का जो पानी होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ओजोन गैस का। अहम रूप से याद रखेंगे। ठीक, ध्यान देना होगा। अगला देखते हैं, यहीं से एक सवाल, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? जरूर बताइएगा। ठीक, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? अगला, एसडीजी 7, एसडीजी 7, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना। सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा मतलब समझ लीजिए, अगर बिजली मिलती है आपको पावर प्लांट के द्वारा, तो आपको उसमें बिजली का बिल देने की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बार आप सोलर पैनल लगवा लीजिए, पवन चक्की लगवा लीजिए, तो इनमें एक बार इन्वेस्ट के बाद दोबारा शायद ही इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और यहाँ से पूरी तरह से सबसे सस्ती ऊर्जा प्राप्त होगी और नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त होगी। अर्थात कोशिश है कि सबको सस्ती ऊर्जा प्रदान की जाए। ठीक है, ये है। ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारत के गुरुग्राम में है। ठीक है। इसकी स्थापना पेरिस में जो है फ्रांस और इंडिया के द्वारा की गई थी। समझ जाइएगा, इकलौता ऐसा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जो भारत में स्थित है। अभी हाल ही में एक और हेडक्वार्टर का जो है यहाँ पर हेडक्वार्टर खोला गया भारत में, वो कौन है वो बताइएगा। ठीक है, समझ जाइएगा। 8वां नंबर है अच्छा सभ्य, अच्छा या सभ्य कार्य व आर्थिक विकास। इसका मतलब क्या है? ठीक है, अच्छा का मतलब बेहतर कार्य, यानी कि मानवीय दशाओं के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उनमें से मानव के लिए, अर्थात जो कार्य करना है उसके लिए बेहतर कार्य कैसे हो सके, इसके लिए जो जो काम करना होगा उन्हें बढ़ावा देना, वह आर्थिक विकास। ठीक है, इससे लोगों का आर्थिक विकास हो सके। देखिए, इसके अंतर्गत कुल मिलाकर के आपके वनडे के लिए है, कुल मिलाकर 12 लक्ष्य हैं जिन्हें 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, ये आपके लिए बीआईएमपी है, चाहे वनडे हो या कुछ और। ठीक है, देखिए, जैसे अच्छा क्या है? अच्छा जैसे व्यापार को बढ़ावा। सोचिए, अगर व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा उससे आपकी इकोनॉमिकली पोजीशन अच्छी नहीं होगी क्या? लेकिन आपके पास बेहतर व्यवस्था है, आइडियोलॉजी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं तो आप व्यापार करोगे कैसे? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? आपको समावेशी विकास के तहत आपको क्या करती है? लोन प्रदान करती है। अर्थात व्यापार, जैसे आप देखा होगा अभी खूब कस के फैलता जा रहा है, जैसे डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में क्या होता है? 10 लाख तक का लोन मिलता है और आप डेयरी खोलिए, उससे आगे आप बढ़िए। और भी बहुत सारे व्यापार करने के लिए, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के लिए जो है क्या दिए जाते हैं? लोन दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होगा? व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, आप इकोनॉमिकली मजबूत होंगे, और इकोनॉमिकली आप मजबूत होंगे, आप बड़े व्यापारी बनेंगे। अंतिम रूप से टैक्स किसको देंगे? गवर्नमेंट को देंगे। जब गवर्नमेंट के पास जाएगा देश समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा तो दुनिया में प्रतिस्पर्धा आएगी, प्रतिस्पर्धा में भारत आगे निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? ध्यान दीजिएगा। अगला है वैश्विक युवा रोजगार। वैश्विक युवा रोजगार का मतलब देश का ये लक्ष्य है कि पूरी दुनिया में भारत, अर्थात जो लोग हैं वो कहीं पर भी किसी भी देश में जा सकते हैं व्यापार करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, नौकरी करने के लिए। ये डिपेंड करता है भारत की, डिपेंड करता है विश्व की विदेश नीति पर। अर्थात दुनिया के सभी देश, आप जैसे देखते होंगे कि दुनिया के सभी देशों से अलग अलग
मित्रता बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश किसी का जो है परमानेंट दुश्मन और मित्र नहीं है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी इजराइल सरकार के द्वारा भारत से कुछ लेबर वर्क की मांग की गई है और भारत सरकार उन्हें भेजने के लिए प्रतिबद्ध है। उसे देखा जाए तो वह वैश्विक युवा रोजगार के अंतर्गत रखा जाएगा, अर्थात SDG 8 के अंतर्गत रखा जाएगा। समझ जाएंगे। अगला है पर्यटन को बढ़ावा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये 8वां नंबर, पर्यटन को बढ़ावा। जैसे पर्यटन को बढ़ावा का मतलब जैसे भारत का कोई भी प्लेस है, टूरिज्म प्लेस है, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। जैसे आप इसका मुख्य उदाहरण देख सकते होंगे, अभी PM मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, लक्षद्वीप की यात्रा की गई और लक्षद्वीप पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग पर रहा, आप समझते होंगे। उसी तरह से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, अभी हाल ही के सर्वे के अनुसार जो है 30-35 हजार करोड़ रुपए का दान आ चुका है राम मंदिर के लिए। ये थोड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा दान है। ठीक है, आप समझते होंगे। तो इसे ध्यान दीजिएगा कि पर्यटन को बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, आप समझते होंगे। लक्षद्वीप के विशेष बातें आप जरूर रिकॉल कर लीजिएगा यहाँ से। अगला है बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा के अंतर्गत जब गवर्नमेंट बनी थी भाजपा कंपनी की, तो आपने देखा होगा खूब कसके, क्योंकि इसको क्यों पता है, क्योंकि हम आपने इसको बहुत अच्छे से किया है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बैंक में खाते खुलवाए गए थे और भी बहुत सारे काम किए गए, बहुत सारी योजनाएं आई जिसके अंतर्गत बैंकिंग सेवा तक हर व्यक्ति की पहुंच हुई। ठीक है, और आपको जान करके ये हैरानी हो जाएगी कि जो ये फ्री में खाते खुलवाए गए, इनमें अब तक बहुत सारा पैसा रखा जा चुका है, वो डाटा मैं भूल गया हूँ। ठीक है, अगला देखिए बीमा। बीमा तक सबकी पहुंच, वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच। ठीक है, वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच, अर्थात कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जा सकता है। देखा जाए वित्तीय सेवाओं तक सबकी पहुंच, जैसे बहुत लोग होते थे उनको पैसा लेना है तो जाना पड़ता था बैंक, लेकिन आज क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था है, तुरंत कर डालिए। आपके लिए एक बात बताएं, अभी इमैनुअल मैक्रोन आए थे तो सबसे पहले जयपुर घूमने गए, और जयपुर घूमने क्यों गए, क्योंकि जयपुर एक टूरिज्म प्लेस है, हवा महल यहीं पर है। ठीक है, यहीं पर बहुत सारी चीजें हैं जिनको प्रधानमंत्री द्वारा घुमाया गया, और वहां पर सोचिए ये न्यूज जब इंटरनेशनल फ्रांस में हुई तो यहाँ से बहुत सारे टिकट भारत आने के लिए अन्य टूरिज्म के द्वारा क्या हो गए हैं, बुक हो गए हैं। तो आप समझिए, यानी कि हम आपके लक्षद्वीप और जयपुर ये दोनों टूरिस्ट प्लेस बड़े रूप से उभर करके सामने आए हैं। और यहीं पर एक यूपीआई के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, यूपीआई के द्वारा फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, इनके द्वारा यूपीआई को बढ़ावा दिया गया। क्यों, क्योंकि जयपुर में प्रधान PM मोदी और मैक्रोन मिलकर के चाय पीते हैं और उसमें मैक्रोन यूपीआई के द्वारा जो है पेमेंट चाय का करते हैं, जिसके तहत ध्यान दीजिएगा फ्रांस के पेरिस में पूरी तरह से यूपीआई लागू हो चुका है। वहां पे कोई भी पेमेंट होगा तो यूपीआई में होगा, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव भी रखा जा चुका है, क्योंकि आप जानते हैं एक होता है यूरोपीय यूनियन जिसमें 19 देश शामिल हैं। ये देश का मतलब होने का मतलब 19 देश में हमारा फ्री ट्रेड होगा, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। इन्हें ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये सारी बातें आप समझ गए होंगे SDG 8 कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए बात करते हैं SDG 9। इसमें उद्योग, नवाचार व बुनियादी ढांचा को बेहतर बनाया जाएगा। उद्योग का मतलब क्या है, यानी बैंकिंग सेक्टर यानी और उद्योग, यानी उद्योग जो है इसको बेहतर बनाने के लिए काम किया जाएगा। नवाचार का मतलब क्या होता है, आधुनिकता, मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, इस पर विशेष बल दिया जाएगा, जिनमें से मुख्य बातें जैसे आज है, पहले हम आपको अपने यहाँ पर गोभी उगा करके अपने अगल बगल के मार्केट में ही बेचते थे और सस्ता बिकता था क्योंकि बहुत उत्पादन होता था। लेकिन आज क्या है, ऑनलाइन के जमाने में आप ऐप डाउनलोड करिए और देखिए, इसको ले जाकर अपनी गोभी आप राजस्थान में बेच सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये ऑनलाइन दुनिया के माध्यम से ऐसा हो सका, अर्थात इसी को कहते हैं नवाचार। क्या कहते हैं, नवाचार। ठीक है, इसको विकसित करना, आप इस बात को समझिएगा। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, मोबाइल नेटवर्किंग को बेहतर बनाया जाएगा। जैसे कुछ समय पहले डाटा मिलता था बढ़िया सा महंगा 28 दिन के लिए रहता था, आज 1.5 GB 2 GB 10 GB 15 GB डेली का डेली मिलता है, आप इस बातों को जानते होंगे। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो मोबाइल डाटा है, मोबाइल डाटा से सब काम होता है, आप इसको जरूर से जरूर जानते हैं।
ठीक है। कभी मोबाइल में डाटा मिलता था, आज वाईफाई व्यवस्था हो गई है। अब क्या है, एयर फाइबर की व्यवस्था हो गई है। यानी आप समझते होंगे, आपसे सवाल है, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी, इसमें कौन सी तरंगों का संचार होता है, ये फिजिक्स का सवाल है, आप जरूर बताइएगा। अगला है एसडीजी 10, ठीक है, जिन पे हमने ज्यादा चर्चा की उन्हें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। एसडीजी 10 में असमानताओं में कमी। असमानताओं में कमी क्या है, इसका मतलब अल्प विकसित देशों में विकास सहायता। जैसे दुनिया में देखा जाए तो जो अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, अल्प विकसित देश का मतलब अति गरीब, ठीक है, उनको सहायता दिया जाए। इसको हम ये समझ सकते हैं कि जैसे देश में है जो सबसे गरीब लोग होते हैं, गरीब लोगों को जैसे बीपीएल धारक होते हैं, ठीक है, बीपीएल, ठीक है, आप समझते होंगे, ये जो कार्ड के धारक होते हैं इनको जैसे अनाज दिया जाता है। अनाज के अंतर्गत गरीबी को समाप्त करने के लिए, जो है असमानता को दूर करने के लिए लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। आपको ध्यान देना होगा, मुफ्त राशन की व्यवस्था 2030 तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। और अभी आपको उदाहरण बताएं, अभी आप देखते होंगे चना की दाल है, आटा है, ये सब गाड़ियों के द्वारा प्रेषित किया जा रहा है, किसके, गवर्नमेंट के द्वारा। भले वो चुनावी मुद्दा है, बात अलग है, लेकिन हिस्सा इसी का है। आज समझ जाइएगा, क्योंकि अभी तक वही जो दाल है 120 रुपए 200 रुपए किलो बिकती है, वही अब 60 रुपए किलो चना की दाल बिकती है। कैसे, और इसमें मोबाइल नंबर आगे दिए जाते हैं, कैसे, तो आप समझते होंगे वो मुद्दा भले चुनाव का है, लेकिन मुद्दा कहाँ का है, यहाँ का है, ठीक है। असमानता को दूर करने के लिए ये काम किए जाते हैं, इस बात को जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला है, सबसे पहले गरीबी उन्मूलन, गरीबी समाप्त हो जाएगी तो भुखमरी समाप्त हो जाएगी, भुखमरी समाप्त हो जाएगी तो जो है स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य होगा और खुशहाल जीवन होगा। फिर जब हम खुश रहेंगे तो बढ़िया सा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करेंगे, और जब अच्छी पढ़ाई होगी तो लैंगिक समानता आएगी, और जब लैंगिक समानता आएगी तो आप समझ सकते हैं, इन बातों की लाइन से याद रखिएगा, ठीक है। लैंगिक समानता आएगी, फिर आगे आप समझ सकते हैं आगे की बात, ठीक है। अगला ये देखते हैं एसडीजी 11, BIMP, ये भी है कैसा, टिकाऊ शहर व समुदाय। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है या नहीं कि आज लाइब्रेरी में आकर के पूरी तरह से हेलीपैड बन जाए, पूरी तरह से बस स्टैंड बन जाए, टेम्पो स्टैंड बन जाए, कब, जब मुख्यमंत्री आदि का आवागमन होता है तब, ठीक है। और उसके बाद जब चले जाते हैं फिर से शमशान घाट बन जाता है। आप समझ सकते होंगे, यह व्यवस्था ना की जाए, बल्कि ये ऐसा किया जाए कि हमेशा हमेशा के लिए हो जाए, उसे ही कहते हैं टिकाऊ शहरीकरण। बात समझ में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अक्सर आप देखते होंगे बड़े बड़े मंत्री या विधायक, कोई मतलब नहीं है, बड़े बड़े मंत्री या मुख्यमंत्री जब आते हैं, पूरे जो रोड होते हैं नेशनल हाईवे, इन पर सब पर झाड़ू लग जाता है ऐसे खूब करके, और आप देखते होंगे हर जगह पर गंदगी वगैरह साफ हो जाती है, जहाँ गड्ढी गड्ढा रहते हैं उधर बड़े बड़े खड्ड रहते हैं उधर सही हो जाते हैं, देखा होगा। तो वैसा ना किया जाए किसी के आने पर, बल्कि टिकाऊ किया जाए, ठीक है। इसके लिए ये काम किया जाता है। और ये समुदाय, समुदाय का मतलब लोग, इस पर विशेष ध्यान देना होगा। मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों का जीवन स्तर बेहतर व सार्वजनिक पहुंच। इसका मतलब ये है कि जो शहर है, शहरीकरण है, शहर शहर अच्छा कब होगा। महात्मा गांधी ने कहा था अगर हमें शहरों का विकास करना है, सबसे पहले हमें गाँव की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि गाँव के बिना शहर अधूरे हैं, समझ सकते हैं। और जब शहर अच्छा बनेगा तो यहाँ पर खूब सुंदर शहर होते हैं, लेकिन यहाँ पर मलिन बस्तियां, मतलब सबसे गंदी गंदी जो बस्तियां होती हैं, आप समझिए वो है तो क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं। इसीलिए मुख्य विशेषता है कि मलिन बस्तियों को समाप्त किया जाए, उनको समाप्त न किया जाए, बल्कि वहाँ के जो रह रहे लोग हैं उनके जीवन को अच्छा किया जाए, उनकी हर जगह तक पहुँच बनाया जाए। ये बात नहीं समझ में आती होगी, सार्वजनिकता तक पहुँच, इसका मतलब ये है कि जो गरीबी में लोग पलते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका जीवन गांव में ही पैदा होता है और गांव में ही समाप्त हो जाता है। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो जिले तक सीमित रह जाते हैं, कभी अपने जिले से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। बात समझ नहीं, इन लोगों को ऐसा योग्य बनाया जाए कि ये लोग क्या करें, संसाधनों का प्रयोग कर सके, साधनों से आ जा सके। अगर पैसे नहीं है तो आप जो है, जैसे आप देखते होंगे दिल्ली सरकार ने पिंक सेवा चला रखी है, अन्य बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सब के लिए ये काम किए जाते हैं। तो आप समझिएगा टिकाऊ शहर और समुदाय, समझ जाइएगा एसडीजी 11। अगला एसडीजी 12 क्या है, एसडीजी 12 है जिम्मेदार उपभोक्ता, जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन, जिम्मेदार उपभोग व उत्पादन। इसके अंतर्गत
आता है प्लास्टिक अपशिष्ट का कम करना। ठीक है, प्लास्टिक अपशिष्ट का कम करना का मतलब क्या है? आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। आप समझिएगा, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको एनवायरनमेंट की जानकारी होगी। एनवायरनमेंट की जानकारी होगी, एनवायरनमेंट के लिए क्या आवश्यक तत्व है, क्या आवश्यक तत्व नहीं है, इसकी विशेष जानकारी होगी, तो आप वही काम करोगे। आप पढ़े लिखे हैं तो प्लास्टिक के टुकड़े को गलने में अर्थात अपशिष्ट होने टूटने में 264 वर्षों का समय लगता है। सोच लीजिए, अगर मोबाइल का छत्ता आपने तोड़ करके फेंक दिया, मोबाइल जितने में उसमें क्या कोई पेड़ पौधा उग पाएगा? शायद नहीं, और नहीं उग पाएगा तो धीरे धीरे करके जमीन बैरल होती चली जाती है। और ये जो व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कचरा होता है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कचरा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कूड़ा कहते हैं। इसको फैलाने में सबसे अग्रणी देश कौन है? वह है चाइना। आप समझ सकते हैं, चाइना का कोई भी चीज अगर आया, चाइना का कोई खिलौना आया तो चला तो ठीक है, नहीं टूट गया तो उसको हम फेंक देते हैं। तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कचरा के अंतर्गत आता है। ये आप पर्यावरण प्रदूषण जब आता है निबंध लिखने के लिए सब चीजें लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वही है, प्लास्टिक की वस्तुओं का हम कम से कम उपयोग करें, और करें भी इतना कम कि जो जल्द से जल्द अपशिष्ट जो है अपघटित हो सके। आप समझ सकते हैं। आपसे एक सवाल है, प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक, रसायन विज्ञान के अंतर्गत जरूर बताइएगा कितने प्रकार की होती है, आप जरूर बताइएगा। पीवीसी क्या होता है, आप इसे जरूर बताइएगा। ठीक है, टीएनटी क्या होता है, टीएनटी क्या होता है, आप जरूर बताइएगा। अगर देखिए, इको अर्थात इको फ्रेंडली कार्य करना। ठीक है, लेकिन वो काम किए जाए जो इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब जो पर्यावरण के प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूलतम हो। बात समझ में आई? जैसे आपको झिल्ली जरूरी नहीं है, झिल्ली की जगह पर आप कपड़ों से बने हुए छोटे छोटे थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। नमकीन लेना है तो नमकीन कागज में भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं झिल्ली में लिया जाए। यानी आवश्यक चीजों का प्रयोग समझ सकते हैं, इसी कहते हैं जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। वास्तव में ध्यान दीजिएगा। अगला है एसडीजी, ये भी आई एमपी पेपर के लिए। अगला है एसडीजी 11, इसमें जलवायु कार्यवाही अर्थात यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है इतना सारा, इनको सबको ध्यान में रखते हुए ये नियंत्रण में आ सके, इसके लिए सभी प्रयास किए जाना। देखिए, जलवायु परिवर्तन कैसे, जैसे आप समझिए, जब हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। इसको जब ये आती है तो वायुमंडल पूरी तरह से गर्म हो जाता है और विकिरण के कारण ये बाहर नहीं जा पाती है। आप समझते होंगे। तो इससे जो पैदा होती है इसी कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इस बात को समझ जाएंगे। इसके मुख्य कारक कौन है, आप इन सब चीजों को जानते होंगे। देखिए, जब वायुमंडल गर्म होगा तो वायुमंडल में ही तो आपकी बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं हिमालय जैसे पर्वत हैं लगातार ऊपर उठते जा रहे हैं गलन क्रिया के कारण। ठीक, और जब आप जानते हैं कि प्रति 1 किलोमीटर प्रति 165 मीटर आगे बढ़ते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की गिरावट होती है। और जब हिमालय आदि की ऊंचाई बढ़ती जाती है तो उनमें बर्फ की चादर बनती जाएगी और सूर्योदय होगा तो वो पिघल करके नीचे आएगा, और नीचे आएगा तो सोचिए अधिक तप्त नीचे अर्थात जो है क्या है, वायुमंडल गर्म है, अधिक से अधिक ग्लेशियर नहीं पिघलेंगे क्या? तो ग्लेशियर पिघलेंगे तो समझ सकते हैं पिघलेंगे नहीं बल्कि ग्लेशियर स्खलन हो जाएंगे, जिन्हें हम कहते हैं हिमस्खलन। हिम माने क्या होता है? बर्फ होता है। बर्फ का अचानक टूट के गिर जाना हिमस्खलन कहलाता है। समझ जाइएगा। तो जो जाएगा कहाँ? नदियों के माध्यम से पहुंच जाएगा समुद्रों में, तो समुद्र में पहुंच जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ता जाएगा। जलस्तर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे, इकोसिस्टम प्रभावित होगा, इकोसिस्टम प्रभावित होगा, पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। समझ जाएंगे ना? तो इस पर लगाम लगाना मुख्य काम है, जिसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग करना। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन होते हैं? वे ऊर्जा स्रोत जिनका रिन्यूअल किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, अर्थात जिनसे ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न ना हो सके। जैसे कोल से हम बिजली बनाते हैं तो वहां से जो CO2 की मात्रा निकलती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल यहाँ से साइंस का है, कभी भी आपसे पूछा जाए जो वस्तुएं पूर्ण रूप से दहन नहीं होती है, जलती नहीं है, उनसे कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। लेकिन जो गैस
जो चीजें जल जाती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन होता है, जरूर ध्यान दीजिएगा। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पूरी तरह जलती नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, ठीक है। अगला, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी प्रयास करना, ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यानी ऐसे वो सब तरह काम किए जाएंगे जिनसे जलवायु परिवर्तन से निपटारा पाया जा सके, ठीक है। और बहुत बड़ी चीजें इसी बात में जानेंगे उनको। अगला है SDG 14, इसके अंतर्गत पानी के नीचे का जीवन यानी DIMP है, क्योंकि आप समझ सकते हैं लक्षद्वीप इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पानी के नीचे अर्थात जो समुद्री जल जीवन है, इसमें किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो सके, इसके लिए अहम रूप से काम किया जाएगा। जैसे मत्स्य पालन के लिए आप समझ सकते हैं ऐसी गाइडलाइन है कि कोई भी देश काम नहीं करेगा कि जा करके समुद्र में ले जा करके कोबाल्ट फोड़ दे और मछलियों का इकोसिस्टम प्रभावित हो जाए। इन सब चीजों को काम कोई नहीं करेगा, उन जहरीले तत्वों को नहीं छोड़ेगा जिनसे जो जैविक यानी समुद्री जीवन है इनका जीवन नष्ट हो सके, समझ जाइएगा। अगला, इनके अंतर्गत समुद्री संसाधनों का संरक्षण व सतत उपयोग। समुद्री संसाधनों का संरक्षण व सतत उपयोग का मतलब ये है कि समुद्र में कहीं पर विशेष प्रकार से जो वनस्पतियां हैं, अन्य सब चीजें पाई जाती हैं, उनका ऐसा उपयोग करें, ऐसा दोहन करें कि वो धीरे धीरे करके आगे तक चलती रहें। ऐसा ना करें कि कुछ देश में समाप्ति हो जाए और आने वाले भविष्य के लिए संकट साबित हो जाए, समझ जाएंगे। अगला है ताप वृद्धि यानी ताप जो टेम्परेचर बढ़ रहा है समुद्री जल का, उसे कम किया जा सके। ये सब किसका इफेक्ट है? ग्लोबल वार्मिंग का। किसका? ग्लोबल वार्मिंग का। अगला, O2 की कमी यानी जो हमने बताया था कि BOD के द्वारा ऑक्सीजन के लेवल नापते हैं, यानी ऑक्सीजन जो कम हो रहा लगातार जल में, इनको रोका जा सके। आपसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि निम्नलिखित में से ऑक्सीजन सर्वाधिक रूप से कौन प्रदान करता है? पेड़ पौधे, ऑप्शन पेड़ पौधे, शैवाल, तो गलत मत करिएगा, आंसर आपको शैवाल लगाना होगा। क्या लगाना होगा? शैवाल, पेड़ मत लगाइएगा, ठीक है। पेड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन कौन मुक्त करता है? हो जाएगा शैवाल अर्थात समुद्री वनस्पतियां, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। समुद्र तटों का संरक्षण। समुद्र तटों का संरक्षण जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में समझ लीजिएगा, ये किनारे जो पाए जाते हैं इन्हें हॉट स्पॉट जोन कहते हैं, जो पश्चिमी घाट पर है इसे हॉट स्पॉट जोन कहते हैं। यहाँ पर ऐसे काम किया जाए कि जो जल जीवन है यह नष्ट ना हो सके। आपसे सवाल है कौन सा ऐसा राज्य है जिस पर जो NGT ने 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वह अपने यहाँ जैविक विविधता को पर्याप्त मात्रा में बताने में अक्षम रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये बात आप समझ जाएंगे, ठीक है। एक सवाल यहीं से पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। अगला देखिए SDG 15 के अंतर्गत है भूमि पर जीवन यानी जमीन पर जीवन जो है अर्थात जहां हम आप रहते हैं स्थल जीवन, इसके लिए अहम काम किए जाने हैं। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है 16, 14 और 15, ठीक है। इसके अंतर्गत है मरुस्थलीकरण का रोग। जैसे जमीन पर है, अगर जमीन मरुस्थलीकृत होती जाएगी क्या अनाज पैदा हो सकता है? क्या अनाज पैदा नहीं हो सकता? क्या आप समझ सकते हैं कि लोगों का जीवन प्रभावित नहीं होगा? क्या लंबे समय से होगा? इसलिए इस पर रोक लगाना, ठीक है। जैसे ऊषा सुधार कार्यक्रम चलाए जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। भू संरक्षण पर रोक। भू संरक्षण पर रोक का मतलब जमीन यानी जमीन है, जमीन का जो क्षरण हो रहा है, क्षरण का मतलब जिसे हम मृदा अपरदन के नाम से भी जान सकते हैं, इस पर रोक। ये क्यों होता है? क्योंकि पेड़ पौधे अगर कटते जाते हैं तो जाहिर सी बात है जमीन के जो जमीन होती है उसको पेड़ पौधों की जड़ क्या है बांधने काम करती है, लेकिन पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, जाहिर बात है तो कटेगी ही ना। तो इन पर रोक लगाना अर्थात इसके अंतर्गत ये है कि वानिकीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। अगला है लुप्त प्राय प्राणियों का संरक्षण, यानी जो प्राणी लुप्त प्राय हो चुके हैं या संकटग्रस्त हैं इनको बचाया जाए। आपको बताएं कि 3 प्रकार के डाटा बुक जारी की जाती है जिसमें जो प्राणी विलुप्त हो जाते हैं उनको इसमें रखा जाता है।
एक सवाल कभी कभी आ जाता है कि बताइए कोई भी प्राणी को हम लुप्तप्राय कब घोषित कर सकते हैं? जब कोई भी प्राणी लगातार 50 वर्षों तक अपने आवास में न दिखाई दे, उस प्राणी को हम लुप्तप्राय घोषित कर देते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, आपसे यहीं पर सवाल है बहुत सारे थे। जैसे आपसे पूछा जाए गिद्ध प्रजनन केंद्र या जटायु संरक्षण कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बनाया गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर आता है, इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? ध्यान दीजिएगा, 1973 में आया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1972 में आता है। प्रोजेक्ट घड़ियाल यानी क्रोकोडाइल ये 1975 में आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हाथी दिवस पूछा जाए, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा, अहम रूप से इंपॉर्टेंट है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप इन बातों को विशेष ध्यान दीजिएगा। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 डेट हैं। जल दिवस 22 मार्च, ठीक है, जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इन बातों को आप ध्यान देंगे, ठीक है। और आपसे बता दें गैंडा के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? आप बताइएगा, ठीक है। और काजीरंगा क्यों फेमस है? आप बताइएगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान क्यों फेमस है? बताइएगा, ठीक है। एशियाई गधों के लिए कौन फेमस है? इन सवालों का आप बताइएगा। सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं किस राज्य में? आप बताइएगा, ठीक है। और बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? आप इसे बताइएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण सवाल है जो पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है एसडीजी 16 शांत शांति न्याय व मजबूत संस्थान। इसके अंतर्गत ये है कि हम अपने जनजीवन अर्थात जो जीवन स्तर है इसमें ऐसे वो सभी काम करेंगे जिससे शांति प्रियता स्थापित हो सके, ठीक है, और सभी को समान न्याय मिल सके। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 39 कहता है, 39 ए, कि सभी को निःशुल्क एवं विधिक सहायता का प्रावधान करता है। वैसे ही यहाँ पर काम किए गए हैं, ठीक। इसके अंतर्गत जैसे आतंकवाद पर रोक, यानी आतंकवाद को समाप्त करना। जैसे भारत पूरी तरह से आक्रामक रहता है आतंकवाद को निपटाने के लिए, आतंकवाद के पक्ष में कहीं नहीं रहता है। तो भारत यूक्रेन और रूस के संबंध में देखा कैसा स्टेटमेंट दिया, और उसके बाद गाजा पट्टी और इजराइल के संबंध में क्या दिया, आप समझ सकते हैं। उसके बाद भेदभाव रहित कानून, यानी कहीं पर भी हम न्याय करने की किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। और हिंसा पर रोक, यानी जो हिंसा होती है इसे रोका जा सके। और हिंसा कब रोका जा सकता है? हिंसा तभी रोका जा सकता है जब पुलिसिंग व्यवस्था अच्छी है, समझ सकते हैं। और उसके बाद है बच्चों का शोषण। जैसे भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 24 ये कहता है कि बच्चों के स्त्री शोषण के विरुद्ध है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार से मानव दुर्व्यापार 23 में कहा गया है नहीं किया जा सकता। और स्पेशल बच्चों के लिए कहा गया है कि 14 वर्ष तक बच्चों को जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता, यानी इस पर रोक लगाना। ये भी है भ्रष्टाचार को खत्म करना, यानी भ्रष्टाचार को खत्म करना, ठीक है, भ्रष्टाचार को खत्म करना। ये जो भ्रष्टाचार होता है जिसे हम कहते हैं अंडर द टेबल, समझ सकते हैं, रिश्वत, इन सब चीजों को जो लिया जाता है इनको समाप्त करना, जिससे भ्रष्टाचार कम हो सके। और है भी इसकी जवाबदेही, ये हो जाएगा। यानी पारदर्शी कानून विकसित करना, ठीक है, ये सभी कार्य इसके अंतर्गत है, समझ जाएगा। एसडीजी 16 के अंतर्गत है। और लास्ट है एसडीजी 17, यहाँ पर है साझेदारी लक्ष्य, यानी सभी जो काम है इनमें हम सभी एक दूसरे का सपोर्ट कर करके आगे बढ़ेंगे। जैसे कोई भी विकसित राष्ट्र नहीं कहेगा कि हम अल्प विकसित राष्ट्र को अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ये सभी बातें हैं कि सभी हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे और हमारे देश विकास करेंगे। इस 17 में कहा गया है, ठीक है। आपसे छोटा सवाल है कि कोविड-19 का प्रभाव सबसे ज्यादा एसडीजी 3, 4, 6, 10 और 17 पर पड़ा है, ठीक है। कुछ अधिनियम ध्यान दीजिए, पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मत्स्य पालन अधिनियम 1897 में विकसित किया गया। कारखाना अधिनियम 1948 में
पहले था कारखाना में मजदूर बीमार हो गया, कोई बात नहीं, बाहर उसको नहीं आ रहा, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे हमने आपको गांधी वाले बहुत सारे कानून सिखाए। यहाँ पर क्या है, नहीं, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए उसके माता पिता, जो लेबर वर्क है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, लेबर वर्क, उसके माता पिता और जो है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ये गाइडलाइन होती है। ठीक है, अगला है नदी बोर्ड की स्थापना 1956 में होती है। नदी बोर्ड की स्थापना 1956 में होती है। इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक जो राज्य होते हैं, इनके बीच अगर नदी विवाद है उनको निपटाया जाता है। जैसे आप सवाल है कि कृष्णा नदी विवाद किन देशों, किन राज्यों के मध्य है। अगला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972-73। ध्यान दीजिएगा, यहीं से वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ष 20 मार्च को गौरैया संरक्षण दिवस है और 21 मार्च को वानिकी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाया जाता है। जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला है इसके अंतर्गत पक्षी, जानवर और जंगल, इन सभी को व्यवस्थित रूप से बताए रखने की कोशिश की जाती है। अगला है जल प्रदूषण अधिनियम 1974 विकसित किया गया। आपसे कभी पूछा जाए कि एक सवाल है मिनी माता रोग, मिनी माता रोग, इसमें पारा के अधिकता का कारण होता है कि जापान में एक मिनी माता नाम का शहर है, वहीं पर जहर फैल गया था, जिसके चलते ये काम हुआ था। फिर कभी आपको बताएंगे। अगला है वन संरक्षण अधिनियम 1980 स्पेशल रूप से वन को बताने के लिए। अगला पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, DIMT सवाल है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला है जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया, जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2004 में आती है और वन अधिकार अधिनियम 2006 में आता है। इंपॉर्टेंट रूप से इन्हें ध्यान रखिएगा। ठीक है, घड़ियाल प्रोजेक्ट याद रखिएगा, बाघ संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, हाथी संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम याद रखिएगा। इन्हीं में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इन पर विशेष ध्यान देंगे, पूरी कोशिश है कि 3 से 4 सवाल का आपका यहाँ से फायदा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।